Good evening, beta. Good evening, everybody. Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. हाँ जी, तो हम लोगों ने क्या प्लान किया था कि अभी जो करंट शेड्यूल चल रहा है इसमें 3 लेक्चर्स तो हाँ डेफिनेटली 3 लेक्चर्स तो आपके जो हो रहे हैं फ्राइडे सैटरडे संडे को, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को, वो बेसिकली प्रोग्रेशंस के कॉन्सेप्ट लेक्चर हैं। अब प्रोग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके डाउट्स रिलेटिवली कम होंगे, जैसा मेरे को लगता है कि as compared to other topics, progression में you'll have less percentage of questions as doubt. Most of the questions you will be able to do. कुछ टॉपिक का नेचर ही ऐसा है, ठीक है। तो जो आपके 3 क्लासेस होती हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वो 3 में से एक क्लास आपके बैच के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी सफिशिएंट टू जस्ट कवर अप द डाउट्स। अगर एक दिन एक क्लास को हम लोग डाउट क्लास के लिए रख दें तो रिमेनिंग जो 2 क्लासेस हैं उसको हम लोग कॉन्सेप्ट लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि अगर आपको रिक्वायर्ड है कि डाउट के लिए एक और क्लास चाहिए तो हम उसको भी डाउट के लिए यूज कर सकते हैं, बट 2 क्लास कंफर्टेबली मैनेज करी जा सकती है हर एक वीक में, जिसमें हम लोग कोई भी एक टॉपिक को ले सके। तो मैंने जो प्लान किया था वो ये था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को टेकअप करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम कंफर्टेबली टेकअप कर सकते हैं। द मोमेंट वी फिनिश पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, है ना, रादर पॉइंट एंड कार्टेशियन का जो एंड वाला पार्ट है, पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी आराम से टेकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हमारा टारगेट है कि ये 2 क्लासेस पर वीक करके वी आर गोइंग टू फिनिश दीज 2 टॉपिक्स इन डिटेल, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ वी गो। तो आज की क्लास में हम लोग फॉर्मली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर, हाँ बोलो। जो भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कर रहे हो, हम्म, इसके नोट्स के लिए डिफरेंट कॉपी लगाए। बेटर होगा बेटा डिफरेंट कॉपी लगाओ, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक टॉपिक नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 से 5 टॉपिक होंगे। विल बिगन विद द पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम, उसके बाद में हम लोग उसी में करेंगे स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो एक प्रॉपर एक मोटी कॉपी होगी, तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कवर हो जाएगी। तो बिल्कुल सर इंडिपेंडेंट कॉपी लगाओगे ज्यादा ये बेटर। एक्स्ट्रा क्लास में ही होगा। हाँ क्या बोल रहे हो? ये सारा एक्स्ट्रा क्लास में ही होगा। एक्स्ट्रा क्लास मतलब मैं समझा नहीं। सर जो ये ऑनलाइन क्लास लग रही है इसमें ही होगा ये सब। हाँ नहीं, आपके कितने लेक्चर हो रहे हैं? 6 लेक्चर हो रहे हैं ना वीक में, 3 ऑफलाइन और 3 ऑनलाइन। जो लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लगा रहे हैं, मतलब 3 ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंबाइंड हो रहा है, और 3 क्लासेस आपकी जो है प्योरली ऑनलाइन हो रही है, इजंट इट? यही शेड्यूल था ना? यस सर। तो उसमें जो 3 ऑफलाइन क्लास है उसमें तो प्रोग्रेशन चल रहा है। जो रिमेनिंग 3 ऑनलाइन क्लास है उसमें से हम लोग एक क्लास में डाउट और 2 क्लास में एक सेपरेट टॉपिक लेना चाहते हैं, क्योंकि आपका KVPY एग्जाम नवंबर में होगा, और हमारा प्लान ये है कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग उतनी अच्छे से कवर करने जितना आपको KVPY के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। नहीं तो यूजुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नवंबर में स्टार्ट होती है, मतलब अक्टूबर एंड में स्टार्ट होती है। तो अगर अक्टूबर एंड में स्टार्ट होगी तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे ना उस एग्जाम के लिए, इस वजह से इसको कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? सर मतलब पूरा ही कवर हो जाएगा ना? मैं अक्टूबर में नवंबर में दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा? वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। दोबारा तो बिल्कुल, अब जब अगर कर रहे हैं तो दोबारा आपको करना पड़ेगा। सर्कल ऑनवर्ड जो कोनिक सेक्शंस को करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले का जो कवर हो चुका है उसको थोड़ी दोबारा करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। उसमें आप फंक्शन का +2 वाला पार्ट कर सकते हैं, उसमें और दूसरी चीजें कर सकते हैं ना। यस सर। चलो ठीक है, इट्स ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जो टॉपिक है बेटा, आप हेडिंग देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसिस्ट ऑफ 4 टॉपिक्स प्राइमरली। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे
पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है, इससे आपका इंट्रोडक्शन पहले से हो चुका है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट आया, और स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो रेने डेकार्ट ने इसको इन्वेंट किया, इस मेथड ऑफ स्टडी को। दूसरा चैप्टर होगा इसमें स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ लाइंस। तीसरा टॉपिक हम लोग करेंगे सर्कल्स एंड इट्स फैमिली। चौथा टॉपिक हम लोग लेंगे कोनिक सेक्शन, जिसके अंदर में 3 सब टॉपिक होंगे, मतलब 3 टॉपिक भी बोल सकते हैं, एक पैराबोला और फिर इलिप्स एंड देन हाइपरबोला। तो in total coordinate geometry consists of this. So today we are going to begin with point and Cartesian system, that is first topic of this branch of maths, point and Cartesian system. तो आप हेडिंग देंगे point and Cartesian system. एग्जैक्टली ये मेंस और एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंस से एडवांस के लिए, और आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जो चैप्टर है ना, बाय द टाइम वी फिनिश दिस चैप्टर, एनसीईआरटी से आप सारा का सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हो, मतलब आपका 11th का एनसीईआरटी से पूरा कवर हो जाएगा स्कूल सिलेबस इसी टॉपिक में। और जब हम आगे वाले टॉपिक कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन करने पर आपको एनसीईआरटी का कुछ और कवर होगा, उसके बाद सब एडवांस लेवल का है मेंस और एडवांस के लिए। तो पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, इसमें देखो तो 2 बातें यूज करें, पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम। तो व्हाट इज पॉइंट? सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज पॉइंट। तो पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। देयर आर मेनी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। आपने यूक्लिडियन ज्योमेट्री करते समय बहुत सारे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस किए हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन सेगमेंट ऑफ सर्टेन लेंथ, कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल ऑफ सर्टेन रेडियस एंड सर्टेन पॉइंट, सर्टेन सेंटर, कंस्ट्रक्टिंग एनी अदर काइंड ऑफ पैरेललोग्राम एटसेट्रा। तो वो आपने कंस्ट्रक्ट किए बेसिक क्लासेस में। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो जितने भी वैरायटी के होते हैं, उसी में सबसे प्राइमरी, सबसे एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो है, उसी को बोलते हैं क्या? पॉइंट। तो हाउ डू यू डिफाइन पॉइंट? कैन एनी वन ऑफ यू हु कैन डिफाइन पॉइंट? It's something that has no length and no breadth, no dimensions. Very correct. So point is a geometric construction, rather you can say it is hypothetical geometric construction which has no dimension, means it has neither length nor breadth nor thickness or height. So geometrically point is a geometric construction which has no dimension, dimensionless geometric construction है। इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया हाइपोथेटिकल, क्योंकि जिसका डायमेंशन ही नहीं है उसको आप इन रियलिटी आप परसीव नहीं कर सकते, रादर परसीव कर सकते हो लेकिन उसको लोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे अगर आप बोलते हो कि यस, तो एक डॉट लगाते हो और बोलते हो इट इज अ पॉइंट, तो नो, इट इज नॉट अ पॉइंट, बिकॉज वंस यू पुट अ डॉट इट हैज सम लेंथ, सम विड्थ एंड सम एरिया। सो इट इज कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो आप इस डॉट को फर्दर सब डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक टाइम में वो वैनिश कर जाएगा। ठीक है, जब वो वैनिश करेगा उसी समय उसकी पोजीशन को हम बोलते हैं पॉइंट। इट इज ओनली अ लोकेशन इन 3-dimensional स्पेस और लोकेशन इन 2D स्पेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं बोलता हूं कि ये एक पॉइंट है, तो ये इस वजह से हम लोग प्रैक्टिकल पर्पसेस में इसको हम पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो डायमेंशंस है वो निग्लिजिबली स्मॉल है। जैसे देखो, अगर आप कुरुक्षेत्र की बात करो, एक टाउन की बात करो, चंडीगढ़ की बात करो, तो चंडीगढ़, डू यू थिंक चंडीगढ़ इज अ पॉइंट? नो, इट्स अ ह्यूज एरिया, बहुत बड़ा है। उसके अंदर में इतने सारी पॉपुलेशन है, इतने सारी स्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग्स है। बट if you, when we look at on a map, yes exactly, if you locate the Chandigarh in the map of India, है ना,
अगर इंडिया के मैप के ऊपर में अगर आप ऐसे चंडीगढ़ को लोकेट करना चाहो जो भी, तो वो यहाँ पर ऐसा पंजाब होगा और पंजाब के अंदर में एक छोटा सा ऐसे डॉट होगा। बट बेस्ट पार्ट इंडिया के मैप में तो चंडीगढ़ फिर भी एक बड़ा सा डॉट होगा, लेकिन हाँ अगर आप वर्ल्ड के मैप पर देखना चाहो तो क्या हो गया, तो वर्ल्ड के मैप पर मतलब चंडीगढ़ वो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके बेसिस पे बताएंगे कि वो डॉट है। एग्जैक्टली कोई भी चीज को हम पॉइंट ट्रीट करेंगे, ये रिलेटिव डेफिनेशन है प्रैक्टिकल पर्पस में। थ्योरेटिकली तो पॉइंट कुछ ऐसा है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस में आपका एक एरिया 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक एरिया जो है वो पॉइंट नहीं हो सकता, इट कंसिस्ट ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। बट यही 1 मीटर बाय 1 मीटर का एरिया को अगर अर्थ के ग्लोब के ऊपर में अगर फिगर आउट किया जाए तो इट इज नॉट इवन अ पॉइंट। इवन योर अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सोलर सिस्टम is a point, but with respect to Milky Way, Earth will not be considered as a point even, because in Milky Way even your solar system is a point, so Earth is a point of that point, right? तो आप ऐसे रिलेटिवली सोचो कि पॉइंट क्या है, जिसकी किसी भी पर्टिकुलर रिलेटिव स्टडी में जिसकी डायमेंशन को हम निग्लिजिबली जीरो मान सकें उसको हम पॉइंट बोलेंगे। दिस इज वन थिंग। अब यहां पर हम लोग जो डायमेंशन की बात कर रहे हैं बेटा, वो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। अब आते हैं जब एक पॉइंट मूव करता है, राइट, पॉइंट में अपनी कोई डायमेंशन नहीं, बट अगर वो पॉइंट ट्रेवल कर रहा है, ऐसे मान लो ट्रेवल कर गया ऐसे, तो एक पाथ ट्रेस किया, ये पाथ में क्या है, ये पाथ में ऐसे ये डॉट्स थे, ये पॉइंट थे, ऐसे मूव करता गया पॉइंट, तो उससे एक रास्ता बन गया। या जरूरी नहीं कि ऐसे मूव करे, वो किसी भी जिगजैग फैशन में भी मूव कर सकता है ऐसे, तो एक पाथ बन रहा है। इस पाथ के अंदर में लेंथ है, यस, इसका एक लेंथ है, विड्थ है, तो बिकॉज ये पॉइंट के मूव करने से बना है, पॉइंट का अपना कोई डायमेंशन नहीं है, तो विड्थ इसकी 0 है, थिकनेस इसकी 0 है, इट हैज ओनली लेंथ। तो इसको बोलते हैं, ये वाला जो है इसको बोलते हैं लाइन। तो लाइन क्या है, लाइन इज अ वन डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मूविंग ऑफ अ पॉइंट। If it moves in a straight path, it is called straight line, and if it moves on a curved path, it is called curved line. लेकिन है दोनों लाइन, क्योंकि दोनों में सिर्फ और सिर्फ लेंथ है। रे की बात तब हम करेंगे बच्चे जब ये एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, तब ये रे होगी। जब इनिशियल पॉइंट नहीं है, हमने दोनों एंड को ओपन रखा हुआ है, तब ये लाइन है पूरी, रे नहीं। पॉइंट समझ में आ गया? लाइन क्या है? यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज से ही बात कर रहे हैं ना सर हम? हाँ, सब कुछ प्रैक्टिकल उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकल है ना। अभी तक तो जब पॉइंट ऐसे क्या आप बोल रहे हो, वो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है, ये जा रहा है, तो अगर उसको आप लोकेट कर दोगे, उसकी डायमेंशन दे दोगे, तब तो दिखने लगेगा, तब तो फिजिकल बॉडी हो जाएगी। बट हम सिर्फ उसकी एक पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो जब तक हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तब तक ये क्या है, इसमें सिर्फ लेंथ है, देयर इज नो विड्थ, नो थिकनेस, इट इज वन डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर। तो डिफाइन कर दो, लाइन इज it is also hypothetical, it is a locus of a point, path traced by a moving point, defined as one dimensional curve. It can be a curved line, it can be a straight line, वो डिपेंड करता है कि वो पाथ कैसा है। तो पॉइंट समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गई। पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं है, बट विदाउट डायमेंशन का एक पोजीशन है, वो पोजीशन जब ट्रेवल करती है तो एक लाइन क्रिएट करती है। इसी तरह से जब एक लाइन ट्रेवल करती है तब एक और डायमेंशन ऐड होगी ना, मान लो इसमें तो लेंथ नहीं, नॉट नेसेसरी प्लेन, वो प्लेन भी हो सकता है और नॉन प्लेनर सरफेस भी हो सकता है, तो सरफेस बनेगा। तो तीसरा लिखेंगे सरफेस। इट इज लोकस ऑफ अ लाइन व्हेन अ लाइन either translates or rotates or revolves around certain thing, then it is going to add one more dimension. जैसे ये एक लाइन है और ये लाइन का एक लेंथ है, और जब इसको उसके लेंथ के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे या ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे, तो एक तीसरी डायरेक्शन उसमें ऐड होगी। तो एक डायमेंशन लेंथ है, एक और डायमेंशन आ जाएगी, तो उसमें एक एरिया आ जाएगा, सरफेस बन जाएगा। जैसे एक लाइन थी ऐसे, इसको ट्रांसलेट कर दिया, सरफेस बन गया।
या ऐसे मान लो कि एक लाइन है और उसको हमने किसी एक सर्टेन फिक्स्ड लाइन के अबाउट मान लो हमने उसको रोटेट कर दिया ऐसे, और रोटेशन से एक सरफेस बनेगा ऐसे। बन जाएगा ना? कैसा सरफेस बनेगा? जैसे फनल होता है, कोन बन जाएगा, कोनिकल। कोनिकल सरफेस बन जाएगा। तो मैंने ऐसे कोनिकल सरफेस बन रहा है, इसका मतलब है कि मैं क्या बोल रहा हूँ समझो। ये एक लाइन थी, जिसके अबाउट में आपने रोटेशन दिया है, तो एक ऐसा उसके अबाउट ऐसे फनल जैसा बनेगा, ठीक है। तो उसके अंदर में क्या होगा, सिर्फ उसका थिकनेस नहीं होगा, ये कैसे हॉलो होगा, हॉलो, सिर्फ इसका सरफेस होगा। तो दिस सरफेस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसे कर्व्ड लाइन हो और इसी कर्व्ड लाइन को आप जो है ट्रांसलेट कर दो ऐसे, है ना, तो सरफेस एक फॉर्म हो जाएगा। जैसे एक पेपर ले लो, पेपर को ऐसे फोल्ड कर दो तो एक कर्व्ड सरफेस फॉर्म हो जाएगा। और प्लेन पेपर है तो प्लेन सरफेस। तो चाहे वो प्लेन सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस हो, उसमें लेंथ होगा, विड्थ होगा, एरिया होगा, बट थिकनेस 0 है तो वॉल्यूम 0 होगा। इट हैज नो वॉल्यूम, इट इज ओनली 2 डायमेंशनल फिगर। जैसे ये स्क्रीन जिसके ऊपर हम लोग लिख रहे हैं, दिस स्क्रीन इज अ 2 डायमेंशनल, इट इज अ लेंथ, इट इज हैविंग लेंथ एंड विड्थ, नॉट थिकनेस। तो सरफेस भी हो गया, प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस, 2 तरह के सरफेस हो जाएंगे। प्लेन और कर्व सरफेस का फर्क क्या है? कर्व सरफेस की खासियत यह है कि अगर मैं ऐसा एक सरफेस बोल रहा हूं, ऐसा सरफेस है तो कर्व सरफेस है। और प्लेन सरफेस पर आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ए एंड बी, और इन दोनों पॉइंट को, कोई भी 2 पॉइंट ले लो और इनको ज्वाइन करो, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसका हर एक पॉइंट उसी सरफेस में होगा। बट कर्व्ड सरफेस में ऐसा जरूरी नहीं है। ए पॉइंट यहाँ लिया, बी यहाँ लिया, दोनों को ज्वाइन किया तो हो सकता है कि इस लाइन सेगमेंट के बहुत सारे पॉइंट है जो सरफेस के बाहर है। जैसे ये है, ऐसे है मान लो, है ना, ये मेरा हैंड जो है, ये पाम, तो इस पाम में ऐसे 2 पॉइंट लो अगर, और 2 पॉइंट को मैंने ज्वाइन करते हुए ये जो लाइन ऐसे एक है ना, एक पेन है ऐसे, तो ये पेन के पॉइंट क्या है, पेन पाम से क्या है, बाहर है ना, देखो। यस। तो पाम के सारे पॉइंट्स, मतलब पेन के सारे पॉइंट पाम में नहीं है। तो ऐसा सरफेस हो गया, मतलब पॉइंट मूव किया, लाइन बनी, लाइन मूव किया, सरफेस बना। अगर सरफेस जब रोटेट या ट्रांसलेट करता है तो एक तीसरी डायमेंशन ऐड होती है, उसको बोलते हैं सॉलिड। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड्स आर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर ट्रांसलेटिंग और रोटेटिंग अ सरफेस, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक सर्कल ले लूं बेटा, सर्कुलर पाथ ले लूं और उसको उसके डायमीटर के अबाउट रोटेट कर दूं, समझ रहे हो ना, ये सर्कुलर डिस्क है और इसको डायमीटर के अबाउट रोटेट कर दूं ऐसे, तो क्या हो जाएगा? स्फेयर बन जाएगा, स्फेरिकल सॉलिड, है ना। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगुलर लेमिनस्केट ले लूं ऐसे, और उसको उसकी किसी भी एक साइड के अबाउट में रोटेट कर दूं, मतलब एक हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर लेकर के उसको ऐसे घुमा दो इस शाफ्ट को, तो ये क्या बन जाएगा? पिरामिड नहीं बनेगा, कोन बनेगा, कोन। अरे ऐसे घुमाओगे ना, रोटेट करोगे तो क्या बनेगा? एक कोन बन जाएगा, सॉलिड कोन बन जाएगा, सॉलिड कोन। हॉलो कोन नहीं। जब आप ऐसे वाला एक ऐसे लाइन लेकर के रोटेट करते हो तो हॉलो कोन बनता है। हॉलो, हॉलो का मतलब क्या है कि अगर यहां पर अपनी आप फिंगर डालते हो तो फिंगर जो है वो डैमेज नहीं होगी अगर ये रोटेशन से। लेकिन अगर एक सॉलिड ट्रायंगल लेते हो ऐसे,
ऐसे एक ट्रायंगल लेते हो, ट्रायंगुलर स्टील की प्लेट ले लो और उसको इसमें ऐसे वेल्ड करके और इसको रोटेट कर दो ऐसे मोटर लगा के, मोटर से, मोटराइज्ड शाफ्ट में, तो ये ऐसे विन करेगा ऐसे ऐसे, और उसमें अगर हाथ लगा तो हाथ तो टूट जाएगा तुम्हारा। मतलब ये सॉलिड है ना, एकदम बिल्कुल सॉलिड, पता चलेगा कि आप ये सॉलिड है। तो सॉलिड 3 डायमेंशनल फिगर है, सरफेस 2 डायमेंशनल है, लाइन 1 डायमेंशनल है, पॉइंट 0 डायमेंशन का है। तो ये जो सर चार मतलब एक ट्रायंगल के सर बिल्कुल बीच में वो मोटर रख के फिर उसको घुमाया तो मिल रहा है वो। हाँ, ट्रायंगल नहीं, मैंने बोला कोई भी सरफेस लो ना। सरफेस का मतलब क्या है? जैसे मान लो ट्रायंगल, क्यों, चलो ट्रायंगल नहीं, हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लो और उसको इस लाइन में वेल्ड कर दो। वेल्ड करने के बाद में इसको घुमा दो, तो घुमाओगे तो ये क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर बनेगा। यस सर सॉलिड। सॉलिड सिलेंडर बनेगा। और ऐसे ये ट्रायंगल को जब घुमाओगे ऐसे, तो एक सॉलिड कोन बनेगा, अगर इस ट्रायंगल को रोटेट करोगे तो। समझ रहे हो? यस सर यस। लेकिन अगर आप सिर्फ एक लाइन लेकर के उसको रोटेट करोगे, ओनली लाइन, हॉलो बनेगा, तब हॉलो। हॉलो बनेगा, हॉलो। हाँ, वो भी बात सही है कि आप जो है वो ब्रेड के ऊपर में अगर आप बटर को स्प्रेड करते हो लेयर बाय लेयर, तो एक सॉलिड बन जाता है ऐसा। तो यस, व्हाट आई मीन टू से दैट ये जो मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, ये डायमेंशंस किसके हैं? ये इस अपने सराउंडिंग यूनिवर्स के अंदर में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, या जो भी ऑब्जेक्ट आप डील कर रहे हो, वो इन्हीं से बने हुए हैं। दे आर कैटेगराइज्ड एज पॉइंट, सबसे बेसिक यूनिट पॉइंट है, पॉइंट से नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स यूनिट है लाइन, लाइन से नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स यूनिट है सरफेसेस। पॉइंट, लाइन एंड सरफेसेस, ये 3 ऐसे हैं जो ह्यूमन ब्रेन इनको सिर्फ इमेजिन कर सकता है, बट इसको फील नहीं कर सकता। ठीक है, हाइपोथेसाइज कर सकता है। बट 3 डायमेंशन, जैसे तीसरी डायमेंशन आती है, तो 3 डायमेंशनल चीजों को देखने, परसीव करने, फील करने के लिए हम डिजाइंड हैं। तो वी कैन परसीव द 3 डायमेंशनल थिंग। इवन 4 डायमेंशनल चीजों को हम नहीं परसीव कर पाते हैं, लाइक जब उसमें टाइम डायमेंशन आ जाए, जैसे एक मूवी जैसा हो जाए, 3D ऐसा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हम तो सिर्फ प्रेजेंट को ऑब्जर्व करते हैं, टाइम की दूसरी मूवमेंट्स को नहीं ऑब्जर्व कर पाते। मोरओवर ये डायमेंशंस ऑब्जेक्ट की हैं, ये ध्यान रखना। बट कभी कभी आपने सुना नहीं, ऐसे लिखा, ऐसे बोलते हैं अ 2 डायमेंशनल पॉइंट, अ 3D पॉइंट, बोलते हैं ना, अ 2D पॉइंट x, y और अ 3D पॉइंट x, y, z। तो भैया वो पॉइंट तो नो डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर जो डायमेंशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, वो डायमेंशंस क्या है? तो वो पॉइंट के डायमेंशन नहीं है, दे आर द डायमेंशन ऑफ द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रेम ऑफ उस रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम का। हाँ, यस, एग्जैक्टली। तो अब आप आ जाएंगे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। सर हाँ, यस, बोलो। सर अगर किसी सर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को सर घुमाएंगे कैसे सर, फिर कुछ फर्क नहीं आएगा? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जब घुमाओगे ना, तभी वो चौथी डायमेंशन आएगी। सर वो कैसे, मतलब कैसा सर होगा अगर वो एग्जांपल देना सर कोई 4D का। 4D का एग्जांपल देने के लिए आपको एक मूवी, कैसर एक्ट होता है ना सर? ना नहीं वो नहीं, 4D। आप कैसा भी बोल सकते हो, बट बेसिकली ऐसे मत बोलो। आप बोलो कि ये एक रूम है, ये स्पेस है, इसी स्पेस की रिकॉर्डिंग कर लो। मूवी बनाते हो ना, जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये वीडियो क्या है? ऐसे फ्रेम्स है, ऐसे ये 3D इमेज है, और वो इमेज ही टाइम के रेस्पेक्ट में हर सेकेंड, सर ये मतलब वैसे होता है ना सर, जैसे एक पॉइंट है, एक पॉइंट को सर हमने एक पॉइंट ले लिया एक पेपर पे, जैसे एक पेपर पे, तो वो पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक क्यूबॉइड सा बन जाता है। उस क्यूबॉइड में उस पॉइंट का मोशन दिखता है हर पॉइंट पे, फिर उसकी वो एक स्ट्रिंग सा दिखता है अंदर सर। एग्जैक्टली वैसा ही है कि आप क्या करते हो कि ये जो मूवी रिकॉर्डिंग क्या होती है, आप क्या करते हो, स्टिल इमेजेस खींचते हो, और वो इमेजेस 60 फ्रेम पर सेकेंड, एक सेकेंड में 60 इमेज ले रहे हो, और वो इमेज को टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे मूव करा रहे हो। तो आप बेसिकली क्या क्या हो रहा है कि वो एक 3 डायमेंशनल आपके पास में इम्पैक्ट आ रहा है बेसिकली। यस ठीक है ना? तो टाइम का मोशन, टाइम का रिस्पेक्ट में मूवमेंट को, एक्चुअली वो है तो टाइम जीरो का ही इमेज है ऐसा, उसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते।
एट टाइम आप प्रेजेंट ही रिकॉर्ड करते हो, लेकिन उसी प्रेजेंट को आप क्या करते हो, कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करते रहते हो। तो T0, T1, T2, T3, T4, T5, T60 ऐसे करके हर सेकंड में रिकॉर्ड कर रहे हो अगर आप, और फिर उसी रिकॉर्डिंग को वो आप मूव करा करके 2D से 3D ले रहे हो, है ना। ऐसे ही आप सोचो कि 3D से 4D टाइप का अगर मूवी करनी हो तो कैसे करेंगे, तो इसी तरह से वो स्पेस पूरा जो है वो ऐसे मूव कराएंगे। सर मतलब अगर एक रूम है, एक रूम में कुछ अंदर मोशन हो रहा है, हम उसको एक टॉप कॉर्नर से देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है, फिर कोई एक उसमें एक मैन है सर जैसे, तो मूव कर रहा है, उस रूम को आगे आगे लगाए जा रहे हैं रूम को, एग्जैक्टली कुछ एग्जैक्टली ऐसा सा मतलब। यस, वो रूम को ही आप रूम के आगे रूम T एक्सिस पर लगा दो, टाइम एक्सिस पे लगा दो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 4th डायमेंशन का प्रेजेंटेशन। यस पैरेलल यूनिवर्स वही चीज होती है। पैरेलल यस सर, वो यूनिवर्स की सुना बात हुआ करो है। तो वैसा ही कुछ होता है, बट एनीवे अभी उस पे नहीं जाते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिटेल राइट नाउ, दैट इज वेरी मिसलीडिंग डिस्कशन। हाँ जी, तो नाउ वी आर कमिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बेसिकली? रेफरेंस मतलब है कि जिसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम मतलब एक फिक्स्ड सेट ऑफ थिंग्स। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है अगर मैं डिफाइन करूं तो आई वुड से, वैसे आपको फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के बिगिनिंग में बताया गया होगा। यस सर, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम चीज को देखते हैं। Exactly. It is a set of point, oblique points, lines or surfaces which is fixed. Even it is not necessary to be fixed. If I am talking of inertial frame, that then it has to be fixed or in a constant motion, right? Otherwise if it is accelerated then it is non-inertial. तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एकदम बिल्कुल कन्वेंशनल टर्म में डिफाइन करें, इनर्शियल की बात करें तो क्या है? a set of, लिखते जाओ, it is a set of fixed point, oblique line, oblique surfaces with respect to which the observations are made. तो अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो ऑब्जर्वर है वो कोई भी फिनोमेना को किसी फिक्स्ड पोजीशन के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो फिक्स्ड पॉइंट भी हो सकता है, वो कई सारे पॉइंट का कलेक्शन भी हो सकता है, कुछ फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में भी ऑब्जर्वेशन ले सकता है, या कुछ फिक्स्ड सरफेस, जैसे अर्थ पे बैठ करके हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इस रूम के फ्लोर पे बैठ के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, या किसी पॉइंट पर ऑब्जर्वर को रख दो, पॉइंट मान लो ऑब्जर्वर को, उसके रिस्पेक्ट में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उस सेट ऑफ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स को जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सॉलिड के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता सर? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ये सॉलिड वही बात होगी ना, जैसे आप चंडीगढ़ को एक बार इंडिया साथ कर रहे थे, एक बार अर्थ के साथ कर रहे थे। तो आप कोई भी फिक्स्ड चीज के रेस्पेक्ट में करेंगे आप, मेरा कहने का मतलब ये है। और वो ऐसे सोचो ना कि वो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होगा तो वो एक बड़ा फिजिकल बॉडी हो सकता है, जैसे अर्थ के रिस्पेक्ट में आप सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, अर्थ तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तुम अर्थ पे स्टेशनड हो, ठीक है, और सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में तुम स्टेशनरी हो, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में अर्थ भी क्या हो गया? स्टेशनरी हो गया, और वो फिक्स हो गया, और फिर सारे ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो अर्थ पे एक पॉइंट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा ऐसा। तो पूरा अर्थ एक सॉलिड ही तो है कि वो पॉइंट घूम रहा है उसके साथ, हम पॉइंट पे हैं। हाँ जी, अर्थ भी पॉइंट हो गया वहां पर और सन भी पॉइंट हो गया, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा पॉइंट या लाइन या सरफेसेस के फॉर्म में ही आएगा मोस्टली, ठीक है। यस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत सारे होते हैं, जैसे सबसे पहले ट्राई कैसे किया गया देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मान लो मैं ऐसा बोलूं कि एक पॉइंट है ओ, और मैंने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, या किसी पॉइंट को रोटेट किया, किसी पॉइंट को लोकेट करना है, एक पॉइंट है पी, मान लो तुम्हारी लोकेशन और मेरी लोकेशन ओ है, तो मैंने क्या किया, इन ऑर्डर टू लोकेट योर लोकेशन आई विल मेजर अ डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। सपोज करो ये डिस्टेंस है कुछ भी एस, मैंने मेजर कर लिया, मेजर करके मैंने नोट करके कहीं रख लिया। अब इसके बाद में अगर कुछ टाइम के बाद मैं तुम्हें लोकेट करना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू माय पोजीशन, इज इट पॉसिबल टू लोकेट योर एग्जैक्ट लोकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टेंस एस? नो,
because once I will say that okay your location is s distance away from p, तो तो वो there are, स्फीयर बन जाएगा उस पॉइंट के अराउंड पूरा। हाँ जी एग्जैक्टली। अगर 2D की बात करें तो एक सरफेस बन जाएगा, और 3D की बात करें तो एक, अगर हम 2D की बात करें तो एक सरफेस एक सर्कल बन जाएगा, और 3D की बात करें तो एक स्फीयर बन जाएगा उस पॉइंट के अराउंड, ऐसा शेल जैसा बन जाएगा, राइट। तो इससे ये हो गया कि आप किसी भी पॉइंट को यूनिकली लोकेट नहीं कर सकते इफ यू कंसिडर अ सिंगल पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस वजह से सिंगल पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो डिनाई कर दिया गया कि ये नहीं हो सकता। फिर आया सेकंड 2 पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं किसी पॉइंट की लोकेशन को 2 पॉइंट से मेजर कर लूं, मैंने मान लो हमारा पॉइंट ऐसा था P, तो A एक फिक्स पॉइंट था, B एक फिक्स पॉइंट था। जैसे रूम, किसी भी रूम की 2 कॉर्नर ले लो और ये P पॉइंट को लोकेट कर, मान लो मैंने लोकेट कर लिया, मान लो ये है अल्फा और ये है बीटा। मैंने बोला इस पॉइंट की लोकेशन है अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा जो है P से A से डिस्टेंस है, बीटा B से। सो डू यू थिंक दैट दिस लोकेशन विल ट्रैक द पोजीशन ऑफ पॉइंट P? अगर किसी दूसरे दिन मैं इसी लोकेशन से P को लोकेट करना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, तो मेरे को एक पॉसिबिलिटी और भी मिल सकती है कि नहीं? जस्ट इसी की कॉन्ग्रुएंट पोजीशन ऐसे। तो हो सकता है कि हम इस पॉइंट की बात करें, ये P डैश, इसके लिए भी ये डिस्टेंस अल्फा, ये डिस्टेंस बीटा है। तो 2 पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस was also a failure because with respect to 2 point it was not conveniently possible to determine the location of point uniquely. तो फिर ऐसे ही इंजीनियरिंग में पढ़ते हो 3 पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। 3 पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी पोजीशन को हम फिक्स कर सकते हैं, बट वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो यही सारा क्वेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में रेने डेकार्ट ने एक सिस्टम प्रपोज किया, वो बहुत ही कन्वीनियंट था, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डेकार्ट ने क्या बोला? ही सेड, ही प्रपोज्ड बेसिकली दैट the frame of reference proposed consists of 2 mutually perpendicular lines intersecting at O, which is known as origin. Horizontal line XO X dash, जिसको हम X axis बोलते हैं। Vertical line YO Y dash, जिसको हम Y axis बोलते हैं। Horizontal line को हम एब्सिसा बोलते हैं X axis, और वर्टिकल लाइन को ऑर्डिनेट बोलते हैं Y axis। तो डेकार्ट ने जो प्रपोजल दिया वो प्रपोजल बहुत ही सिंपल था। सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में, या उससे भी पहले इनफैक्ट, जब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच वार हो रहा था तब, तो उन्होंने ऐसा दिया कि ये वो है ओरिजिन जहां पर हम ऑब्जर्वर को स्टेशन कर रहे हैं, ये एक्स है, इधर एक्स डैश है, और ये वाई है, इधर वाई डैश है। ट्रिगोनोमेट्री में ये बताया जा चुका है बेटा। फिर उन्होंने कन्वेंशन साइन का दिया क्या कि अगर ओरिजिन ओ से ऑब्जर्वर यहाँ स्टेशनड है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है, तो राइट वर्ड डिस्टेंस मेजरमेंट पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड डिस्टेंस मेजरमेंट नेगेटिव, अपवर्ड डिस्टेंस मेजरमेंट पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस मेजरमेंट नेगेटिव। इसके अलावा किसी भी रेडियल डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। मतलब अगर मान लो एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P को लोकेट करने के लिए डेकार्ट ने बोला क्या है, आप ओरिजिन से चलो, ऑब्जर्वर यहाँ से X के अलोंग कुछ डिस्टेंस जाएगा, फिर Y के अलोंग कुछ डिस्टेंस जाएगा। तो X के अलोंग जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो या तो राइट वर्ड होगा या तो लेफ्ट वर्ड होगा। राइट वर्ड होगा तो पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड होगा तो नेगेटिव। अब मान लो यहाँ आ गया OM आ गया, अब M से वो Y के अलोंग ट्रेवल करेगा इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई द पोजीशन P। तो अपवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव, अगर ये P नीचे होता तो डाउनवर्ड में नेगेटिव। तो ये मान लो X है और ये मान लो Y है, तो ये दो डिस्टेंसेस नहीं है, ये अलजेब्राइक डिस्टेंसेस हैं, क्योंकि इनके साथ में एक साइन कन्वेंशन अटैच्ड है। इन्हीं के ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, लोकेशन, एड्रेस, कोऑर्डिनेट्स।
अब ये डिस्टेंस क्या होगी, तो ये ना तो x के अलाउंग है ना y के अलाउंग है, तो x और y के अलावा किसी भी रेडियल डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो वो डिस्टेंस हम हमेशा क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, है ना, क्लियर है। और इसको हम एब्सिसा या एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाई एक्सिस बोल रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा। अगर वही पॉइंट यहां हो तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां तक जाने के लिए आपको एक्स और वाई में क्या मूव करना पड़ेगा। तो मान लो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो x1 ये है, ये डायरेक्शन में x1, तो x1 नेगेटिव है, और y1 ये डायरेक्शन में, तो y1 पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो होपफुली ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। और एंगल का कन्वेंशन तो आपको पहले ही पता है कि अगर ऐसे रोटेशन लेंगे तो पॉजिटिव, और अगर ऐसे रोटेशन लेंगे तो नेगेटिव। तो काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज का, तो it is called rectangular coordinate system because the angle between these two axes are 90 degree. So this is what representation of point means. Point by point फटाफट इसको नोट कर लो। Any point P in xy plane can be represented by unique ordered pair of two real numbers x and y. X is called abscissa of the point OM or PN. OM या PN, ये x है, abscissa. And y is called ordinate of point. ON, PM को y बोलेंगे या ON को y बोलेंगे, ये y है। अल्जेब्राइक डिस्टेंसेस हैं दोनों। और ये सारे पॉइंट का कलेक्शन क्या होगा, तो ऐसे जितने भी एक्स वाई प्लेन, इस एक्स वाई पॉइंट है इस एक्स वाई प्लेन में, उनको हम r क्रॉस r कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो r क्रॉस r इज x, y such that x belongs to real and y belongs to real। ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑल्दो अगर यही एंगल जो थीटा है, अगर ये थीटा 90 है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर बोल रहे हैं। और अगर यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोग बाद में करेंगे, आज की क्लास में नहीं करेंगे उसको, अगर ये इनके बीच कुछ एंगल हो तो उसको हम ऑब्लिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलेंगे। तो उसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे अगर ये कुछ एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है दोनों एक्सिस तो। ठीक है, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, फटाफट आंसर करिए। पहले तो क्वेश्चन क्या है, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट इन आर स्क्वायर प्लेन 3,5। तो ये तो आपको पता ही है, 3 यूनिट राइटवर्ड एंड 5 यूनिट अपवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव 5 है। तो ये है तुम्हारा 3,5। ऐसे ही सारे पॉइंट को लोकेट करना है। तो आई होप यू कैन गेट इट, नॉट अ बिग डील। ऐसे ये कहां पर होगा, -3,4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। -3 मतलब है कि यहाँ 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 3 यूनिट और 4 यूनिट पर यहाँ कहीं ऐसे, ये -3,4 है। -2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 2 यूनिट लेफ्ट एंड 3 यूनिट डाउन। ये पॉइंट हो गया -2, -3 थर्ड क्वाड्रेंट में। 4, -2 कौन से क्वाड्रेंट में, 4 यूनिट राइटवर्ड एंड 2 यूनिट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड नेगेटिव होता वाई ना, तो ये 4, -2 हो गया चौथे क्वाड्रेंट में। व्हाट अबाउट दिस वन, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा पॉइंट है, सर एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। sin π/3 is √3/2, तो इट इज एक्चुअली √3, cos odd multiple π/2 0। तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, इट नाइदर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड और थर्ड। ये कहां पर है, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, √3, 0 मतलब यहाँ कहीं, यहाँ
ऐसा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, √3 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन. व्हाट अबाउट दिस? कौन से क्वाड्रेंट में है? तो क्वाड्रेंट में तो ये भी नहीं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है. यस सर. सीकेंट 17 पाई/3 क्या होगा? x कोऑर्डिनेट देखो, x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ 17 पाई/3 मतलब नहीं. हाँ 3 पाई माइनस पाई/3 यस सर. नेगेटिव. तो 3 पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वही होगा. सीकेंट पाई/3. पॉजिटिव एक्स एक्सिस. It is equal to minus rather √3, 2/√3 है ना, 2/√3. The x coordinate is 2/√3, isn't it? No, not only 2/√3 or only 2. Cos pi/3 का रेसिप्रोकल 2. तो 2,0 पॉइंट हो गया, तो तुम्हारा 2,0 कहाँ पर है? यहाँ पर. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो गया. एनीवे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करो. बोल रहे इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग पॉइंट लाई इन XY प्लेन? जल्दी बोलो. सर y एक्सिस पे 0,1 है कोऑर्डिनेट. कॉट ऑड मल्टीपल पाई/2 0 हो गया. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 थीटा कुछ भी 1 है. 0,1 तो ये क्या है? इट नाइदर लाइज इन एनी क्वाड्रेंट, इट इज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस. पॉजिटिव y एक्सिस पर पॉइंट आया. मतलब जब हम पॉइंट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट मतलब आप समझ रहे हो ना? क्वाड्रेंट मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ द पॉइंट लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस they are all the point having positive comma positive coordinates, और नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जो वाले पॉइंट होंगे उनको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट. और जो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव वाले हैं ये वाले, वो तुम्हारे थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट है. और पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव कोऑर्डिनेट वाले जो हैं वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट हो जाएंगे, फोर्थ के. ये वाला ही मतलब अगर एक भी कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा. इट विल लाई ऑन एक्सिस, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड एंड थर्ड जल्दी बोलो. सेकंड फर्स्ट में ही होगा. तो एक्स कोऑर्डिनेट को पहले ऑब्जर्व करो तो क्या आएगा? cos 15 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री. तो 18 डिग्री और 15 डिग्री में बड़ा क्या और कौन सा है? 15 डिग्री इज लेस देन 18 डिग्री. और कोसाइन फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग होता है सर. फर्स्ट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी. cos 15 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 18 डिग्री. तो cos 15 डिग्री माइनस cos 18 डिग्री क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव आ गया. और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट की बात करो तो आया tan 22.5. इंक्रीजिंग ही होता है tan. तो tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियसली बड़े एंगल का tan बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव है. तो ऑब्वियस सी बात है कि y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव. हाँ तो पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव आ गया तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऐसे थर्ड पार्ट का भी हम बता. अब देखो इसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन कम है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन सिर्फ इतना है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है तो फोर्थ, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड. और अगर कोई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो या तो एक्स एक्सिस पे होगा जब y 0 हो जाएगा, y एक्सिस पे होगा जब x 0 हो जाएगा. रेस्ट एवरीथिंग इज ट्रिगोनोमेट्री यूज कर रहे हैं हम लोग. चलो इसकी बात बताओ, थर्ड में क्या आपका आंसर है? सेकंड क्वाड्रेंट. एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आया, एक्स नेगेटिव आया और y पॉजिटिव आया. एक्स नेगेटिव आया क्योंकि साइन एक 0 से 90 तक साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है ना. साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसा.
तो ये 90 तक इंक्रीज कर रहा है, π/2 या 90 डिग्री। इंक्रीज। हाँ तो ऐसे, तो ऑब्वियसली 36 डिग्री पर जो साइन की वैल्यू आएगी 75 डिग्री पर जो आएगी 75 वाली बड़ी होगी, तो ये नेगेटिव आ गया। ऐसे यहाँ पर क्या है, ये y कोऑर्डिनेट के बारे में बात करो, y, x तो बिल्कुल सही आपने रिप्लाई किया, y सर y में sin 105 सर cos 15 हो जाएगा, और सर cot होगा cos 15 अपॉन sin 15, तो मतलब वो छोटा होएगा cos 15 से। ठीक है, ठीक है। साइन 105 आपने बोला कोसाइन ऑफ 15 डिग्री हो गया, बिल्कुल सही। और cos 15 को हमने लिख दिया cos 15 डिग्री अपॉन sin 15। अब हम अगर यहाँ से cos 15 को कॉमन ले लें तो हमारे को मिला 1 माइनस कॉसेकेंट 15। अब कॉसेकेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, कॉसेकेंट 15 1 से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जबकि कॉस, एक्यूट एंगल का कॉस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव आया, मतलब y कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव आया, y लेस देन 0 हो गया और x हमारा नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली कौन सा हो गया, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो अभी हम लोग देखो क्वाड्रेंट में पॉइंट को जस्ट लोकेट करने पर सवाल देख रहे हैं, कुछ छोटे छोटे से। तो होपफुली ऐसे छोटे मोटे सवाल तो आराम से आप वर्कआउट कर लेंगे। तो एक सवाल दे रहे हैं जो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, राइट, 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों करके बताओ। 4 को होमवर्क ले लो। सर गेम के ही है ना वैसे तो। हाँ जी, तो 4th आपको नोट करने की जरूरत नहीं, गेम में होगा। आप 3rd एंड 5th जल्दी से करके बताओ। बोला गया इन विच क्वाड्रेंट दे फॉलोइंग पॉइंट लाई। जैसे 3rd क्वेश्चन का अगर हम लोग ए पार्ट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और वाई कोऑर्डिनेट जो अपना है वो है, माइनस कॉमन ले लो तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो y कोऑर्डिनेट तो आपको देखते ही पता चल रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का नेगेटिव है। तो y कोऑर्डिनेट का साइन क्या दिखा आपको, a इज नॉट इक्वल टू b, तो इट इज a माइनस बी नॉन जीरो रियल नंबर है, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये लेस देन 0 हुआ। तो y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, दिस इज फॉर श्योर। सर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है हर एक ए बी रियल नंबर के लिए, इज इट ट्रू? यस सर, उसको सर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं। ए बी सर वो हमेशा सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा, और वो स्क्वायर है सर। सेम साइन है, ये कहाँ लिखा हुआ बेटा? अगर तुमने बोला x को, साकेत ने भी सर कुछ फिर ए बी सी आर, अच्छा सेकंड, सॉरी सर सेकंड का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ साकेत तुम क्या बोल रहे हो? साकेत का आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा सॉलिड है। AMGM साकेत ने बोला कि बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मानते हो? अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैं आपको बहुत सारे तरीके बताता हूँ जस्टिफाई करने के। और ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड ए बी का होल स्क्वायर का रूट है तो मॉड ए बी, और मॉड ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2ab से बड़ी आएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, इक्वल टू भी नहीं आएगा, और 2ab will be greater than 2 mod ab, and 2 mod ab will be always greater than ab, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हमेशा पॉजिटिव आएगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या था वो देखो, ज्यादा सॉलिड आर्ग्यूमेंट है। दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट में मैंने वाई एक्स को ऐसे लिख दिया, देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आ गया बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस बी बाई ए प्लस 1। अब इसको मैंने बोला कि इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक, है कि नहीं। बी बाई ए को के मान लो, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, क्वाड्रेटिक साइन लीडिंग पे with d less than 0 and leading coefficient पॉजिटिव। याद आया? अगर तो किसी साइन लीडिंग कोएफिशिएंट पे अगर किसी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव है तो उसका साइन हमेशा उसके लीडिंग कोएफिशिएंट के जैसा होता है। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ये वाला। और ये पॉजिटिव है और बाहर ए स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो आप चाहे जैसे आर्ग्यूमेंट दो, देखो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गए? पॉजिटिव Fourth. कॉमा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ए पार्ट का आंसर आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट। ऐसे बी का बताओ आप। x coordinate is a plus b plus c and y coordinate is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. abc are different real numbers of same sign. Then what do you say regarding the position of this point? Does this point lies in first quadrant or second or third or fourth? Or it will lie in all 4 quadrant, or it will lie in only 2 quadrant, or exactly 3 quadrant? जो भी आप बोल सकते हैं बोलिए। सर ए प्लस बी प्लस सी तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, या तो कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, दोनों बातें एक साथ हो नहीं सकती, क्योंकि ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं। जब तीनों पॉजिटिव हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, जब ए बी सी तीनों नेगेटिव हो जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही बोली तुमने कि अगर थर्ड बी की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। It will be positive if A, B, C are positive, and it will be negative if A, B, C are negative. Done? What about y coordinate? It is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Can you factorize it? इसका फैक्टर होता है a प्लस, बताया मैंने फाउंडेशन करते समय, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ऐसे ही मतलब बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब। एक्चुअली 3 और यहाँ पर 6, 18 टर्म होंगे, जिसमें 3 टर्म तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होंगे। बाकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो कैंसिल होंगे, सिर्फ एक टर्म आएगा, कौन सा? माइनस ए बी सी माइनस बी सी ए माइनस सी ए बी, तो माइनस 3abc, रेस्ट सारे कैंसिल हो जाते। ये फैक्टराइजेशन से जाओ तो ये क्या है, देखो ये तो हमारा पता है एक्स कोऑर्डिनेट ही है ना, ये वाला क्या है, ये एक्सप्रेशन सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों पॉजिटिव होंगे और वो तीनों सर नेगेटिव होंगे पक्का, अगर एक्स पॉजिटिव है। तो ये तो हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशंस ही आ गई, हम कोई भी चूज कर सकते हैं।
किसमें? इसमें दो सिचुएशन आ गई? नहीं, ये तो यूनिक सिचुएशन है ये वाली। सर मतलब 2 क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर ये? कौन सा? सर मतलब ये पॉइंट 2 में लाई करेगा सर, x की पॉजिटिव के लिए और x की नेगेटिव के हिसाब से। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो आया ना, ये वाला अगर मैं यहाँ पर हाफ कर दूं और इसको 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca लिख दूं, तो ये सेकेंड ब्रैकेट की क्वांटिटी हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c सर- माइनस a का होल स्क्वायर। सर फर्स्ट और सेकंड? ओनली सेकेंड। हाँ नहीं सर, फर्स्ट, फर्स्ट ना ना ना, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये यस सर, तुम्हारा, यस सर, वो a प्लस b प्लस c तो नेगेटिव ही रहेगी सर दोबारा से, फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ तो अब ये बात करो इसकी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई कि नहीं ये बताओ? यस सर। ABC आर डिफरेंट रियल नंबर ऑफ सेम साइन, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। सर अब a प्लस b प्लस c जब पॉजिटिव हो जाएगा तो सर Yes. पूरी पॉजिटिव होगी, और जब वो हाँ। नेगेटिव हो जाएगा तो वो तो नेगेटिव होगी, और ये टर्म a प्लस b प्लस c नेगेटिव कर देगी इसको, तो तो यहाँ दोनों का से सेम साइन होगा। यहाँ से आया कि जब x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, मतलब हम ये और वाली सिचुएशन लेके चलेंगे इसमें। और अगर x नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है कि x एक एट ए टाइम तो x या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो दो केसेस हैं इसमें। तो मैंने x पॉजिटिव लिया, यही तो x है, ये चीज ही तो x है ना। अगर x पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव, और ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, स्क्वायर का सम है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y नेगेटिव। इसका मतलब है कि दोनों कोऑर्डिनेट या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। तो या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। सबको समझ में आ गया कि नहीं ये वाला? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और इसी फैक्टराइजेशन को याद रखना, ये फैक्टराइजेशन बहुत यूज होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज दिस। इसीलिए a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 हो जाता है। तो उसी से अब बोलते थे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल है तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, एंड कन्वर्स ट्रू है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अब ऐसे फोर्थ क्वेश्चन अपने आप कर लेना, फिफ्थ का आंसर करो। फिफ्थ फर्स्ट में होगा। हाँ क्या? फर्स्ट में। फर्स्ट पक्का? यस सर। क्या आर्ग्यूमेंट है बोलो? सर पहले क्वाड्रेंट में तो x तो पक्का पॉजिटिव ही है, 0 to π/4 है। और सर उसके बाद ग्राफ से सर 0 to π/4 में सर cos की वैल्यू मतलब π/4 तक ज्यादा होती है साइन से, ग्राफ से ही सर पता चल रहा है। वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि अगर मैं कॉस और साइन का रिलेटिव ग्राफ बनाऊं, है ना, तो ये 0 है बेटा, और ये पाई है, और ये π/2 है। ये कॉस का नहीं ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। और कॉस का ग्राफ जब बनाते हो तो 0 पर कॉस की वैल्यू 1 होती है और π/2 पर 0 होती है, तो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। इसमें ग्राफ के ऊपर में जो y कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस की वैल्यू होती है, कॉस थीटा, और x कोऑर्डिनेट थीटा होता है। ये पॉइंट कौन सा है जहां पर कॉस और साइन दोनों इक्वल वैल्यू जनरेट करते हैं? वो है π/4। π/4 उससे पहले ऊपर है सर। अब हमारी बात हो रही है किस इंटरवल के लिए? 0 से π/4 में। इस इंटरवल में किसका वैल्यू बड़ा है? ये कॉस थीटा बड़ा है साइन थीटा से। साइन थीटा ये है, अगर थीटा 0 से π/4 है तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट M है और ये पॉइंट P है, तो PM इज इक्वल टू कॉस थीटा और AM इज इक्वल टू साइन थीटा। तो PM AM से बड़ा है तो ऑब्वियसली कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा है। कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, फॉर एवरी थीटा लाइंग इन 0 to π/4। तो इस क्वाड्रेंट में इस इंटरवल के लिए ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, और ये बिकॉज 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर का सम भी क्या होगा? पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव हो गया
और y भी पॉजिटिव हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। बट यही क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा बोल दूं कि थीटा बिलोंग्स टू π/4 टू π/2, अब क्या बोलोगे? सर अब सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। हाँ, तो अब तुम बोलोगे नहीं कि सेकंड नहीं, मतलब y नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ। हाँ, x तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा, यस सर। x तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो x कोऑर्डिनेट अब हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, बट y कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएगा? ये वाले इंटरवल को देखो, हाँ, अब cos डिक्रीज करके छोटा हो गया, cos की वैल्यू 1/√2 से लेस हो गई, sin 1/√2 से बड़ा हो गया, तो sin इज लार्जर देन cos, तो y इज नेगेटिव बिकॉज sin ऑफ थीटा विल बिकम ग्रेटर देन cos थीटा। तो छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो a point whose x coordinate is cos theta plus sin theta and y coordinate is cos theta minus sin theta will be always अब मैं कुछ लिख रहा हूं, आप बताना ट्रू और फॉल्स, ठीक है? यस सर। हाँ जी, एक स्टेटमेंट दे रहा है, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। अ पॉइंट P हैविंग x कोऑर्डिनेट cos theta plus sin theta and y coordinate is cos theta minus sin theta lies on a circle with center 0,0 and radius 2 unit या √2 unit if lying in and lies in second quadrant, fourth quadrant, if theta belongs to π/4 to π/2। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। सोच समझ करके बोलना, जल्दबाजी नहीं करना। हाँ, तो सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट ये है बेटा, और वाई कोऑर्डिनेट ये है, तो आपको देख करके पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये +2 कॉस थीटा साइन थीटा एंड -2 कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 आया। इसका मतलब है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 का √2 आ गई। इसका मतलब है कि रूट ऑफ x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2। क्या मतलब हुआ इसका? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस आउटकम? ये आउटकम इस बात को इंस्पायर करता है, इट इंस्पायर्स अस टू थिंक दैट एक पॉइंट है x, y जो मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? सच दैट उसका 0,0 से डिस्टेंस फिक्स है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अब 10th में आपने डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ा ही हुआ है कि ये पॉइंट है 0,0 ओरिजिन, और ये पॉइंट मान लो मैंने ले लिया P x, y, तो OP डिस्टेंस क्या है? OP डिस्टेंस है √x² + y²। मानते हो डिस्टेंस फार्मूले से? यस सर। और वो डिस्टेंस हमारा फिक्स आ रहा है, मतलब P का डिस्टेंस O से फिक्स है। तो ऑब्वियस ही बात है कि O फिक्स पॉइंट से एक वेरिएबल पॉइंट अगर कांस्टेंट √2 यूनिट डिस्टेंस पर है तो एक सर्कल को ट्रेस करेगा ऐसे, उसी O पॉइंट के अबाउट
2 यूनिट के सर्कल पे मूव करेगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि पॉइंट P लाइज ऑन अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस √2 यूनिट। इसमें तो कोई गलती नहीं है। और फिर हम यहाँ पर डिटरमिन कर ही चुके हैं कि अगर थीटा की वैल्यू π/4 से π/2 है तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 4th क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। मतलब इस सर्कल पर भी ऐसा नहीं कि कहीं भी होगा, सिर्फ यहां होगा, यहां। तो हमारा पॉइंट यहां पर लाई करेगा, सर्कल पर भी होगा और चौथे क्वाड्रेंट का क्वार्टर सर्कल पे होगा, दिस क्वार्टर सर्कल। तो देखो अभी मैं सिर्फ क्या बोलूं, आपका पढ़ने का तरीका, सोचने का तरीका कुछ इतना इन डेप्थ होना चाहिए कि अभी देखो हमने डिस्टेंस फार्मूला मतलब कुछ डिफाइन नहीं किया है। अभी जो 10वीं का आपका नॉलेज है प्लस लोकेशन ऑफ पॉइंट पर ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो केवीपीवाई में प्रॉब्लम आएंगी या जे एडवांस वगैरह में प्रॉब्लम आएंगी, वो इस तरह के सिचुएशन को एम्बेड करते हैं। कुछ अलजेब्रा मिक्स करेंगे, कुछ दूसरे चैप्टर का नॉलेज मिक्स करेंगे और प्रॉब्लम को सच में एक प्रॉब्लम बनाएंगे कि आपको उसको डिटरमिन करने के लिए कई सारे टॉपिक और कई सारी नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एनीवे, यहां तो बात समझ में आ रही है, सब कुछ क्लियर है। अब आ जाते हैं एक लास्ट पॉइंट डिफाइन करते हैं। अब फॉर्मली इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया, पॉइंट क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, कैसे पॉइंट को लोकेट किया गया। नाउ लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। हेडिंग देंगे डिस्टेंस फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने 11th में पढ़नी है, उसके कंप्लीट फाउंडेशन कॉन्सेप्ट की बात करें, उसको समझने की, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम 11th अप टू JEE एडवांस, we need to understand 5 fundamental concepts. One is distance formula, how to determine the distance between 2 points in coordinate plane. Other is the section formula, how to find the position of a coordinate of a point which divides a given line segment in certain ratio. And then concept of slope, कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट का ग्रेडियंट या स्लोप या स्लांटनेस को मेजर करने का क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एंड ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में चौथा कॉन्सेप्ट होता है एरिया का कॉन्सेप्ट, कि ट्रायंगल की एरिया को हम कैसे फॉर्मुलेट करते हो, तो 10वीं में भी आपने किया हुआ। और इसके अलावा 5वां कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस। यही 5 फंडामेंटल फैक्ट्स हैं बेसिक, जो आपने अच्छे से समझ लिया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहीं पर खत्म हो जाती है, मतलब यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं पे फिनिश हो जाती है। बाकी सब कुछ इन्हीं 5 कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशंस है। तो वी आर गोइंग टू टेक अप द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला, जो आप पहले से जानते हैं, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, ये बोलता है सर कि अगर 2D ज्योमेट्री की बात करें और XY प्लेन में 2 पॉइंट मैं आपको दे दूं, X एंड Y, और X मतलब A एंड B, तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया x1, y1, और B पॉइंट का लोकेशन दिया, मतलब उसका कोऑर्डिनेट भी दे दिया x2, y2, और मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फ्रेम की बात कर रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसको लोकेट करो तो आपको बेसिकली ये जो दिया हुआ है, ये है y1 और ये है y2। अलजेब्राइक डिस्टेंस की बात करें तो हमने बोला दिस इज y1 algebraic distance, this is y2 and this is x1, and similarly you can measure the another coordinate, यहां से यहां तक ये क्या है, x2, and therefore if I ask you that drop a perpendicular from A on the ordinate of B, B का ordinate क्या है, BN, B से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। A का ऑर्डिनेट क्या है, A से y x एक्सिस पर, तो ये है AM। तो A पॉइंट से BN पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना, APB। अब APB राइट एंगल ट्रायंगल में इफ आई आस्क यू व्हाट इज AP, तो AP डिस्टेंस क्या है या AP अलजेब्राइक लेंथ क्या है, x2 - x1 आप बोलोगे x2 - x1।
And what is BP? BP क्या होगा? BP y2 minus y2. तो y1 minus y2. अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसको y2 नहीं लिखना चाहिए था, ये y1 लिखेंगे और ये y2 लिखेंगे एज पर दी assumption. ये हो गया y2 minus y1. एंड देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि AB डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर. एंड व्हाट इज AP स्क्वायर? It is x2 minus x1 का होल स्क्वायर. And what is BP square? y2 minus y1 का होल स्क्वायर. This is distance formula. इसी को हम distance between A and B भी बोलते हैं. तो ये फार्मूला जो आपने लिखा वो भी सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आ रही बात? यहीं से ये भी पता चल गया क्या कि if AB is horizontal, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या खास बात होती है भाई? अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सेम. ए बी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो a और b का y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, तो y2 इक्वल टू y1 हो जाएगा. और उस केस में y2 माइनस y1 0 हो जाएगा. तो उस केस में डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या आएगा? ये हो जाएगा मॉड x2 माइनस x1, क्योंकि ये 0 हो गया तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मॉड x2 माइनस x1. पता है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही डिस्टेंस हो जाएगा. एग्जैक्टली इसी तरह से अगर ए बी वर्टिकल है, तो अगर ए बी वर्टिकल है तो वर्टिकल लाइन पर x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो जाता है, तो x2 माइनस x1 0 हो जाएगा, तो मॉड y2 माइनस y1 हो जाएगा. तो ये है सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले में इतनी सी बात है. आई थिंक सबको क्लियर है. तो आप इस पर क्वेश्चंस करते हैं, एप्लीकेशन पे जाते हैं. तो मैंने क्या क्या बताया भाई? इट गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2. Applying Pythagoras theorem, dpq distance between two point p and q is pr square plus qr square. तो it is x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square. नोट में दो बातें याद रखेंगे. अगर p और q हॉरिजॉन्टल अलाइंड है तो xp और xq डिफरेंट होंगे, बट yp और yq इक्वल होंगे. तो y2 और y1 इक्वल होने की वजह से y2 माइनस y1 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस आएगा मॉड x2 माइनस x1. अगर p और q वर्टिकली अलाइंड होंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा मॉड y2 माइनस y1. और अगर p और q सेम हो जाए तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी. तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर dpq 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि p एंड q आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स. p एंड q कोइंसाइड हो गए. अब डिस्टेंस फार्मूला क्यों डेराइव किया गया? डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन क्या है? तो डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से एक तो हम किसी शेप ऑफ सर्टेन ज्योमेट्रिक फिगर को डिसाइड कर सकते हैं कि वो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है. तो वेरियस ज्योमेट्रिक फिगर्स का शेप को डिटरमिन कर सकते हैं. तो एक एप्लीकेशन तो ये. दूसरा सबसे मेजर एप्लीकेशन है कि डिस्टेंस फार्मूला ही है जिससे हमने डिफरेंट ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स या लोकस को अलजेब्राइक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना सीखा. जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था ना कि सर्कल का इक्वेशन, उस सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2. ऐसा. तो ज्योमेट्री को अलजेब्रा से कनेक्ट करने के लिए इस फॉर्मूले को डिवाइस किया गया. दैट्स इट. तो लिखेंगे एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूले में सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? तो लिखो टू डिटरमिन द अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ. फॉर एग्जांपल कुछ एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या है. अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ अ पॉइंट मूव्स so that its distance from x-axis
remains 1 unit. तो ऐसे पॉइंट का पाथ क्या होगा? आइडेंटिफाई इट्स पाथ and its equation. Identify its locus and its equation of locus. सोचो, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या बोलोगे आप? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप बोलेंगे कि ये वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट फ्रेम ले लिया हमने, अब बोल रहे हैं कि सर 1 से पैरेलल। जल्दबाजी नहीं, आराम से बोलो। मान लो एक पॉइंट है P और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया XY। अब P पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलना साकेत, ऐसा नहीं। P पॉइंट का डिस्टेंस कहां से बोल रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P कहां से? जल्दी बोलो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वेयर? अरे क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूं भाई। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से P का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से P का डिस्टेंस क्या होगा बताओ? तो P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? 1 तो दी हुई है, बट यहाँ अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY है, ये डिस्टेंस क्या होगी? नो 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 नो, PM। डिस्टेंस ऑफ P from x axis is equal to PM. PM is not y, it is mod y, क्योंकि बेटा y कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। अब मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब थोड़ी यही है, वो तो XY प्लेन में कहीं भी हो सकता है। मान लो हो सकता है वो पॉइंट यहाँ हो सकता है वो पॉइंट यहाँ हो सकता है एक पॉइंट यहाँ हो। तो डिस्टेंस y एक्सिस से उसकी जो होगी वो हमेशा मॉड y होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस। तो मॉड y इन्होंने दिया हुआ है क्या? 1। y 1 नहीं दिया हुआ, मॉड y इज 1 दिया हुआ है। मॉड y 1 का मतलब है y इज आइदर -1 और 1। इसका मतलब है कि ऐसे दो लाइंस होंगी, लोकस पाथ हो जाएगा यूनियन ऑफ टू लाइंस। डू एग्री और नॉट? यस। y इक्वल टू 1 लाइन होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, और y इक्वल टू -1 लाइन होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो x एक्सिस। तो पाथ हो गया पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर बोलो? लोकस इज, जल्दी बोलो, लोकस इज पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस टू x एक्सिस at a distance 1 unit from x axis। और उसका इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लोकस विल बी y इज इक्वल टू ±1 ऐसा, और मॉड y इक्वल टू 1। तो हमेशा देखो तो ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये समझ में आ गया, और अल्जेब्राइकली उसको कैसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे ये समझ में आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और y -1 इंटू y + 1 इक्वल टू 0, और y स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ये भी उसका लोकस लिखा जा सकता है। तो लोकस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लोकस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लोकस को भी ऐसे लिख सकता हूँ। यस। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने दिया, बहुत एलिमेंट्री सा एग्जाम्पल लिया है ना। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कैसे हेल्प कर रहा है हम वो बात कर रहे हैं। तो आ जाते हैं एक
इलस्ट्रेशन दे रहा हूं मैं, आंसर करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पाथ, ध्यान से सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट व्हिच मूव्स so that it remains in xy plane at a distance 4 unit from origin। पहला पार्ट है it remains 4 unit away from origin, दूसरा पार्ट है it remains 4 unit away from x axis, तीसरा पार्ट है it remains 4 unit away from y axis। तो ये तीनों केसेस में पाथ क्या होगा और पाथ का इक्वेशन लिखना है आपको। राइट द इक्वेशन ऑफ पाथ एंड आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पाथ, कि पाथ कौन सा कर्व होगा, किस तरह का शेप होगा पाथ का। हाँ जी, तो पहले केस में तो आपने बोल ही दिया कि ओरिजिन से हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान, तो हमने बोला लेट द पॉइंट P is x, y and given क्या है, डिस्टेंस बिटवीन O and P is 4 यूनिट, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, O मतलब ओरिजिन, कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो 0,0 से इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो ये तो मुझे पता चली गया कि 4 यूनिट का एक स्ट्रिंग ले लो, 4 यूनिट की एक रॉड ले लो, ओरिजिन पे उसको हिंज कर दो और इसके टिप पर पॉइंट P को रख दो और इसको रोटेट कर दो ओरिजिन के अबाउट ऐसे, तो एक सर्कुलर पाथ आएगा। तो ऑब्वियसली उसका इक्वेशन क्या आएगा, ये तो हमें समझ में आ गया कि पाथ एक सर्कुलर होगा। क्लियरली path of P is circle with center, कहां से इसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, ओरिजिन से, विथ सेंटर क्या होगा बोलो 0,0 और रेडियस, तो यही कांस्टेंट डिस्टेंस जो होगी 4 यूनिट, यही रेडियस हो जाएगी ना r की वैल्यू, तो रेडियस इक्वल टू 4। और उसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो डिस्टेंस फार्मूला रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। तो अब देखो बेटा, +1 जब आप कर रहे थे, 10th जब कर रहे थे, तो आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री करते थे, सर्कल क्या है, सर्कल कंपास लगा करके सेंटर रख करके 4 यूनिट का रेडियस लेकर इसे सर्कल बना देते थे। तो सर्कल है जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट तुमने सीखा वहां पर, बट उसी सर्कल को मान लो मैं एक सर्कल ले लूं, समझो मेरी बात को, एक सर्कल ले लिया और मैंने एक लाइन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे लाइन, और फिर मैंने बोला कि भाई ये सर्कल और ये लाइन कट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, ऐसे किसी भी पॉइंट पर ऐसे, और फिर मैंने बोला कि अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री से सर्कल और एक लाइन, एक सर्कल जिसका मैं सेंटर दे दूं और रेडियस दे दूं, और फिर मैं बोलूं एक लाइन है जो ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन और ये सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पता करो, और अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालो। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये बताना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि उसमें आंसर आपका डिपेंड करेगा आपका प्रिसीजन ऑफ ड्राइंग द थिंग्स, कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, कितना बढ़िया से ड्रॉ करते हो। लेकिन कार्टेशियन ज्योमेट्री इसको एकदम बिल्कुल 1 लाइन में सॉल्व कर सकती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक लाइन है जो लाइन गिवन है, वो सपोज करो अगर मैं ऐसा बोलूं कि लाइन जो है वो 0,2 और 2,0 से पास कर रही है ना, तो मैं इस लाइन का इक्वेशन भी लिख सकता हूं। ये लाइन का इक्वेशन आप लिखोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये लाइन का इक्वेशन आ गया, ये सर्कल का इक्वेशन आ गया,
फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू लाइन से इसमें डाल देंगे और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम बता देंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, एटसेट्रा। तो ये है इक्वेशन ऑफ पाथ, दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ लोकस। ऐसे अब सेकेंड पार्ट पे आओ। मैं सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्टेशियन ज्योमेट्री क्यों इन्वेंट करी गई, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसका पर्पस क्या था इन्वेंशन का, वो समझने की कोशिश करो। हाँ जी साहब बोलो, बी पार्ट में क्या आंसर आया? अब बी पार्ट में एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होती है, तो मॉड वाई होती है ना, ये डिस्टेंस को हमने क्या बोला, मॉड वाई। तो बी पार्ट में मॉड वाई इक्वल टू 4, तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू +-4। ये इक्वेशन हो गया। वही पेयर ऑफ लाइन वाली बात हो गई, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सी पार्ट में क्या है? mod x equal to 4. हाँ, तीसरा पार्ट ये है कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, तो ये x का मैग्नीट्यूड, तो मॉड x इक्वल टू 4, मॉड x इक्वल टू 4 का मतलब हुआ x इज इक्वल टू +-4। ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, वर्टिकल लाइंस, ऐसा। तो वर्चुअली आपने समझ लिया ना कि क्या हुआ, ये तीनों लोकस को आइडेंटिफाई कर लिया। इसी का एक पार्ट और था, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय लोकस 3, लोकस 2 एंड आउटसाइड ऑफ लोकस 1। ये जो 3 पाथ आपने आइडेंटिफाई किए, उनको जरा ड्रॉ करो। तो एक पाथ तो सर्कल था जिसका सेंटर था ओरिजिन और रेडियस था 4 यूनिट, और दूसरा पाथ क्या था, एक y इक्वल टू 4 लाइन, y इक्वल टू 4 लाइन ऐसे, और y इक्वल टू -4 लाइन ऐसे। और तीसरा पाथ क्या था, थर्ड इक्वेशन ऑफ द पाथ was x equal to -4 line and x equal to 4 line. है ना, समझ में आ रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes. मतलब ये और ये दो जो इक्वेशन है, ये है तुम्हारे थर्ड वाले ना, x इक्वल टू +-4, थर्ड वाला। और ये वाला और ये वाला, ये पाथ क्या है हमारा, y इज इक्वल टू +-4, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन टू x एक्सिस। और ये वाला हमारा है तुम्हारा क्या, x² + y² इक्वल टू 16। ये हमारा कौन सा लोकस था, ये वाला सेकंड था, ये सेकंड Yes, लोकस था, और ये फर्स्ट लोकस था। अब बोल रहे हैं कि फर्स्ट के बाहर, सेकंड और थर्ड के बीच एनक्लोज्ड कौन सा रीजन है, विच रीजन इज एनक्लोज्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड बट आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट। तो ये रीजन है हमारा, ये रीजन, और इसी तरह से ये रीजन है, ये सर्कल के बाहर और स्क्वायर के अंदर। इस रीजन की एरिया क्या है, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या आएगा बोलो, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। कितना आया वो बताओ ना। 16 multiplied by bracket 4 - 5. हाँ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो और उसमें से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको पता ही है कि ये 4 है और ये भी 4 है, 8/8 है ना, तो 64 माइनस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई, रेडियस क्या है 16. 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा तुम्हारा 64 - 16 पाई, isn't it? Yes, sir. It is 16 times 4 minus pi square unit. तो ये एरिया निकालना was not a big deal. The big deal is you identify
द लोकस करेक्टली, कि जो कंडीशंस गिवन है उससे लोकस का इक्वेशन और लोकस की ज्योमेट्री आइडेंटिफाई कर सको कि लाइन है, सर्कल है, तभी जाके आप शेड कर पाएंगे कि एक्चुअली किस रीजन की बात हो रही है, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू जस्ट प्रेडिक्ट द एरिया एटसेट्रा। तो पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया ना सबको? यस सर। इक्वेशंस को निकालना। तो अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको एक गेम शेयर करी है, ध्यान से देखना, आपके उस पे जो है गेम 1 पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम की फर्स्ट गेम है। उस गेम में आप फर्स्ट जो 5-6 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चन है, वो करेंगे। एनसीईआरटी का पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम टॉपिक जो है आपका पहला टॉपिक जो है जिसमें डिस्टेंस की बात कर रहे हैं उसको कर लेंगे। तो बस वो थोड़ा सा साथ के साथ जस्ट स्टडी स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होगा। जब तक मैं पॉइंट एंड कार्टेशियन पढ़ाऊंगा एंजॉय करके पढ़ो, क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगले समझ लो आपके 12 to 13 लेक्चर जो होंगे, इस पे 12 लेक्चर मान लो, इस 12 लेक्चर में आपको मतलब कि बहुत आपका लेवल बिल्कुल अप हो जाएगा। सर जो Coordinate कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब ज्योमेट्री है वो भी मतलब इसी में हाँ। आएगी थोड़ी? नहीं, ये जब करा देंगे तो उसके बाद तो मैंने बताया था ना कि इस चैप्टर के खत्म होते ही वी विल बी इन अ पोजीशन टू डू कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, वी विल बी इन अ पोजीशन टू डू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो पूरा ही कवर हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो जितने अच्छे से आप इस टॉपिक को करेंगे उतना बढ़िया आप उन दोनों में करेंगे, ये गारंटीड है। तो आप इस टॉपिक पर थोड़ा रिसर्च वाले मोड में जाएंगे, अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को, खास करके लोकस की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको लोकस में। तो लेकिन लोकस तभी कर सकते हैं जब ये पांचों फंडामेंटल बातें आप सीख जाओ। क्या क्या? डिस्टेंस फार्मूला उसके सारे एप्लीकेशन, सेक्शन फार्मूला उसके सारे एप्लीकेशन, स्लोप का कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशन, और एरिया का कॉन्सेप्ट। ये जब चारों सीख जाएंगे तो आप लोकस की कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग लोकस करेंगे। तो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। सर हाँ सर जो टेस्ट है संडे को, सर वो मेंस लेवल का था या एडवांस लेवल है? मतलब किस पर है, टॉपिक क्या है उसका? सर कॉम्प्लेक्स और ट्रिगो 2 पेपर है सर। नहीं, कॉम्प्लेक्स एंड ट्रिगो तो एडवांस लेवल का टेस्ट है। 2 पेपर है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2। यस सर। हाँ एडवांस लेवल का टेस्ट है। एडवांस लेवल मतलब अभी एडवांस लेवल का मतलब एक उतना टफ लेवल नहीं होगा जितना एडवांस में कभी कभी आता है, लेकिन फिर भी अच्छा है। और सर मतलब पैटर्न कैसे? 25 25 30 30? नहीं 18 क्वेश्चन एडवांस में जैसे आता है। फर्स्ट जो पेपर होगा, फर्स्ट पेपर विल कंटेन 18 क्वेश्चन, जिसमें 6 MCQs होंगे सिंगल आंसर करेक्ट, 6 MCQs होंगे मल्टीपल आंसर करेक्ट, और 6 न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होंगे। और जो सेकंड पेपर होगा उसमें भी 18 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप के होंगे जिसमें आंसर डेसिमल्स में भी आएगा 2 डिजिट तक, और 6 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप के, सिंगल न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप के, और 6 क्वेश्चन होंगे जो MCQ विद मोर 1 or more than 1 करेक्ट। 1 और मोर भी होगा? हाँ 1 or more than 1 करेक्ट, मतलब उसमें आपको ये नहीं पता रहेगा कि एक करेक्ट है कि एक से ज्यादा करेक्ट है। तो टफ होगा बट टाइम दे पाएंगे मतलब क्वेश्चन क्योंकि 18 है। क्योंकि 18 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे में 18 क्वेश्चन करना होगा, तो डेफिनेटली यू विल हैव 4-5 मिनट टू वर्क आउट ईच क्वेश्चन। यस सर दोनों पेपर देने हैं? और क्या जे एडवांस का पेपर होगा तो तू बोलेगा पेपर 1 दूंगा, पेपर 2 छोड़ देता हूँ। सर उसमें भी 2 पेपर होते हैं? हाँ उसमें भी 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं। वहां पर तो 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे ना। अभी तो ये सिर्फ मैं मैथ्स का दे रहा हूँ, उसके बाद आप ऑल सब्जेक्ट का देंगे आप। सर आज का लेक्चर शेयर कर देना सुबह वाला। हाँ ठीक है। सर। हाँ बोलो। सर जो है उसमें तो सर मतलब ज्योमेट्री तो नहीं होगी ना सर पेपर में? नहीं भाई, नहीं ज्योमेट्री नहीं होगी, बट ज्योमेट्री मतलब इतना मैंने करा दिया है कि थोड़ा थोड़ा बेसिक एप्लीकेशन अगर ज्योमेट्री का आ भी गया, क्योंकि हमने ये तो बता ही दिया कि मॉड Z1 - Z2 डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 होता है। तो जितना जिस तरह का क्वेश्चन क्लास में अगर हैंडल किया गया था उस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, सो लेट्स क्लोज द कॉल। सर लेक्चर शेयर कर देना। हाँ कौन सा, ये वाला कि सुबह वाला? सब सुबह वाला। हाँ ठीक है ठीक है।